चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी उस पर फोकस करते हैं। हमारे साथ एक खास शख्सियत देवीना मेहरा जी मौजूद हैं, चेयरपर्सन एमडी फर्स्ट ग्लोबल की। देवीना जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अब किस चीज़ से मैं ये बातचीत शुरू करूँ? क्रूड से, ईरान यूएस युद्ध से, अर्निंग सीजन से, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, इस वक्त आप सबसे ज़्यादा तवज्जो किस चीज़ को दे रही हैं, सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे दे रही हैं, और उसको देखते हुए आपका व्यू क्या है मार्केट पे, इंडियन मार्केट्स पे? ये नमस्कार। मैं सबसे पहले तो दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा आजकल खबरों का बोलबाला है, तो बहुत ज्यादा आप उस पर तवज्जो ना दें। तो मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी, क्योंकि एक तरह से तो युद्ध क्षेत्र में भी चल रहा है, और दूसरा ये रोज सोशल मीडिया और जिस भी मीडिया के लिहाज से इस तरह का मैंने कभी देखा नहीं कि एक दिन एक चीज कही जाए, अगले दिन उसका ठीक उल्टा कहा जाए। और ऐसा, और ये भी अगर आप देखें तो अमेरिकन बाजारों में या विश्व बाजारों में तो कोई ना कोई उसके अनुसार पोजीशन भी लिए हुए होता है कि ऐसा अनाउंसमेंट आएगा जिससे तेल ऊपर जाएगा और मार्केट नीचे जाएगा, तो किसी ने उसकी पोजीशन ली होती है और एक दिन बाद उलट हो जाता है। तो इस पर बहुत ज्यादा आप तवज्जो ना दें, मेरा ये कहना है। और दूसरी बात, एक अहम बात आप याद रखिए कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी वहाँ राजनीति में हो, वो उनको एक चीज तो सबसे ज्यादा जिसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्टली उनको चोट पहुंचाता है, वो है कि पेट्रोल पंप, जो जिसे वहाँ गैस स्टेशन कहते हैं, वहां पर दाम क्या है गैस का। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका कुछ ऐसा करेगा कि तेल का भाव कुछ भी हो जाए और उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिकन राजनीतिज्ञों को उसी से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जब पिछले कुछ दिन पहले आया था कि हम खुद ही पूरे विश्व में शिपिंग ही रोक देंगे, किसी को जाने ही नहीं देंगे, तो मैंने तभी ट्वीट किया था कि ये होने नहीं वाला है, क्योंकि ये चीज तो सबसे ज्यादा फॉलो ध्यान रखते हैं वहाँ के जो लीडर्स हैं। तो और जनरली दूसरी बात, शायद मैंने पिछले महीने भी आपके चैनल पे कही हो, कि आप जियो पॉलिटिक्स को ओवरऑल देखें तो आप पूरी 20वीं सदी के शुरू से लेके अब तक देखें, 125 साल की हिस्ट्री है, बीच में 2 विश्व युद्ध हुए, वियतनाम वॉर, कोरिया वॉर, 2 गल्फ वॉर हुए, 26/11 बॉम्बिंग, लीबिया, ये वो जितनी भी चीजें आप देखें, और अब रशिया यूक्रेन वॉर, एक्चुअली ये स्टडी हमने रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने से जस्ट पहले की थी। तो निष्कर्ष यही निकला कि आप जियो पॉलिटिक्स के कारण अपना बाजार में स्टांस ना बदलें, क्योंकि हिस्ट्री, इतिहास यही बताता है कि केवल जो देश युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व है और उसमें भी जो हार जाता है, उसी के स्टॉक मार्केट को नुकसान होता है। तो मैंने तो पहले भी यही कहा था कि आपका जो भी इक्विटी एलोकेशन है उसमें निवेशित रहना ही बेहतर है। और मेरा अभी भी वही मानना है, क्योंकि नहीं निवेशित रहते हैं तो फिर वो एकदम से कोई बड़ा मूव आता है तो वो आप मिस कर जाते हैं। तो ये तो ओवरऑल तो मेरा वही अभी भी कहना है। ऑलराइट, देवीना जी गुड मॉर्निंग। ये मार्केट में अब यहाँ से एक डिबेट है कि इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बैंक्स वर्सेस आईटी बड़ी ट्रेड कहाँ प्ले होगी, आप इसमें कहाँ प्लेस्ड हैं इस समय? ये दोनों सेक्टर में हमारा कहीं पर भी बहुत बड़ा बेट नहीं है। मतलब हम निवेश तो सभी सेक्टर में करते हैं, लगभग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी में भी हम ओवरवेट पोजीशन में नहीं है। बैंकिंग में कहूँ तो अगर 5 साल के एवरेज के हिसाब से देखें तो अभी थोड़ा ज्यादा निवेश है, पर फिर भी मार्केट वेट से कमी है। आईटी मार्केट वेट से थोड़ा सा कम होगा, लगभग मार्केट वेट के करीब होगा, थोड़ा कम होगा जहाँ तक मैंने जब लास्ट देखा है। तो ये दोनों में से ही कोई बहुत बड़ा बेट हमको नहीं नजर आता है। ये जरूर है कि मेरा ये मानना नहीं है, जो लोगों का कहना रहा कि इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज एक तरह से खत्म हो जाएंगी और अब उनका कोई आगे बिजनेस नहीं है। ये मैं कहूँ तो इस तरह की जो कहते हैं ना कि वो ये कॉल तो पिछले आप 20-25 साल में देखिए तो कितनी बार हुई हो कि Y2K का ही बिजनेस था, Y2K खत्म होगा तो उसके बाद बिजनेस नहीं रहेगा, क्लाउड आ गया तो अब बिजनेस नहीं रहेगा, SaaS जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आ गया तो ये बिजनेस नहीं रहेगा, या डिजिटाइजेशन से नहीं रहेगा, तो वो तो आता ही रहता है और उतना भर वो पिवट कर लेते हैं। ये जरूर है कि हो सकता है उतने
लोगों को एम्प्लॉय नहीं करें, लोगों वो हो सकता है और उसका ज्यादा असर मैं कहूँ तो देश के मैक्रो पर पड़ेगा। 25 साल, पिछले 25 साल में यही एक बड़ा ड्राइवर रहा है रोजगार का, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, कि आप किसी को आईटी सर्विसेज में काम मिलता है तो उसके साथ मतलब वो रियल एस्टेट और फूड डिलीवरी और ड्राइवर की नौकरी, गार्ड की नौकरी, बहुत सारी वो सब नौकरियां भी होती हैं। लेकिन वो हो सकता है, लेकिन आईटी सर्विसेज इसमें से निकल के अपना बिजनेस स्टेबलाइज कर लेंगी, उसमें मुझे बहुत ज्यादा कोई शक नहीं है। ये अलग बात है, और ये बात मैं आज नहीं कह रही, मैं 20 साल से कह रही हूँ कि उनको वैल्यू चेन में ऊपर जाना चाहिए था, इतना कैश था, ट्रेंड लोग भी अवेलेबल थे, फिर भी उन्होंने नहीं किया। ओके, ये रही बात आईटी की। अच्छा मैम, आते हैं एक दो थीम पे और, जहाँ पे थोड़ा सा हम कंसर्न होना चाहिए, या फिर लेट्स सी बाजार क्या देखता है। आज निफ्टी एफएमसीजी आप आई हैं, आज बहुत अच्छी तेज़ी है यहाँ पर। एफएमसीजी वो स्पेस जिसने पैसा कमा के नहीं दिया पिछले 2 साल में, है ना। ड्रिफ्ट होता हुआ इंडेक्स आज चल रहा है, लेकिन इस बीच जब मेट कह रहा है, जब स्काई मेट कह रहा है कि शायद भारत में मानसून इस बार लॉन्ग टर्म एवरेज से नेगेटिवली डेविएट करेगा, आप किस किस स्पेस को लेके थोड़ी सी कंसर्न है अब इन टिप्पणियों के बीच में मेट की? एफएमसीजी 2 साल के, अब आप थोड़े लंबे समय तक भी देखें तो परफॉर्म नहीं किया है, और हम सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही सब कुछ चलता रहेगा। तो 2020 में आप जाएं तो तब तो ऐसा बोलबाला था एफएमसीजी का कि आप ब्रांडेड बिजनेस लीजिए, कैश फ्लो वाला बिजनेस लीजिए, तो आप किसी भी भाव पे खरीदिए, पैसा बना के ही देगा। मैंने तो तब आधा घंटा आपके ही मतलब आपके इंग्लिश चैनल पर आधा घंटे का प्रोग्राम किया था कि ऐसा नहीं है कि एफएमसीजी हमेशा रिटर्न देता है, जिसमें सितंबर 2020 की बात कर रही हूँ। अभी हम नेगेटिव इतना नहीं है एफएमसीजी पर, कुछ पिक्स हैं, कुछ मिड कैप, कुछ लार्ज कैप, और वहीं पे हैं। अगेन बहुत कोई ऐसा ओवरवेट सेक्टर भी नहीं है, पर हैं कुछ पिक्स उसमें। तो मेरा इतना कोई नेगेटिव मानना नहीं है एफएमसीजी में। ये जरूर है कि अब जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए थोड़ा सा संघर्ष हो गया है। जो मेरा हमेशा का मानना है, मैंने इस पर कई बार लिखा है कि आप लोग सोचते हो कि मोनोपोली बिजनेस खरीदना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा वनरेबल मोनोपोली, या जिसका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मार्केट कैप है वही होता, मार्केट शेयर है वही होता है, क्योंकि जो भी नया आएगा वो आपके शेयर में से कुछ लेके जाएगा। तो ये हर बिजनेस का ये एक मूल चीज है जो लोग भूल जाते हैं। लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे डोमिनेंट प्लेयर, मोनोपोली प्लेयर बहुत अच्छी चीज है। मेरी किताब में एक पूरा चैप्टर है इस पे कि क्या रिस्क है मोनोपोली खरीदने का। तो इस केस में भी मैं बोलूँ तो मोनोपोली नहीं है, पर जो भी कोई एक स्पेस में डोमिनेंट होता है तो वहाँ नए प्लेयर्स आते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा आपका शेयर जाता है, वो एक रिस्क रहता है बड़े ओके। प्लेयर में। देवीना जी, एक ट्रेड जो मार्केट में ब्यूटीफुली चल रही है पिछले 2 हफ्ते से, एक्चुअली तो पिछले 2 साल से, कैपिटल मार्केट थीम, कैपिटल मार्केट इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर, बीएससी का शेयर ऑल टाइम हाई पर, ऑलमोस्ट सभी ब्रोकरेज स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पर। यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका? इसमें अभी हम लोग का फिलहाल बहुत ज्यादा कोई होल्डिंग नहीं है, बीच बीच में रही है, तो स्पेशली एमसीज में और रेटिंग कंपनीज में वो उन जगह पर थोड़ा होगा। ब्रोकर्स में अभी हमारा फिलहाल कोई होल्डिंग नहीं है, और वहां पर मुझे जो एक मूल रिस्क लगता है कि ये जो इतना ज्यादा डेरिवेटिव वॉल्यूम है, ये आप किसी भी कायदे से देखें, आप देखें कि बाकी देशों में क्या होता है, क्या नॉर्म है, तो वो बहुत ही ज्यादा है। तो कोई ना कोई मतलब कोई कारण नहीं कि इतना हाई रहे, और नेचुरली सरकार को भी, रेगुलेटर को भी ये बात समझ में आती है। तो उसमें मैं तो एक बात मैंने अभी लिखी नहीं है, मैं लिखना चाहती हूँ इस बारे में कि आपने बैंक्स के लिए और इवन कॉर्पोरेट्स के लिए एफएक्स मार्केट में इतने अभी चेंजेस किए हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। तो ये क्या कारण है कि आप डेरिवेटिव मार्केट्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को आपने एक तरह से खुली छूट दी हुई है, और अगर आप एक्चुअल देखें तो जो भारत के निवेशक हैं या ट्रेडर हैं वो लॉस करते हैं और वो पैसा देश के बाहर जाता है। तो इस चीज की क्या इकोनॉमिक लॉजिक है, और स्पेशली एक टाइम पे जब हम अपनी करेंसी को थोड़ा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरी समझ के बाहर है कि आपको ये इसमें कोई देश में पैसा आ नहीं रहा है, वो
आपके यहाँ ट्रेड कर रहे हैं और आपके देश के लोग लॉस बना रहे हैं, जो वो प्रॉफिट उनके बुक्स में आता है और वो ले जाते हैं। तो इसमें देश का क्या फ़ायदा हो रहा है, ये मेरी समझ के बाहर। ओके, कैपिटल मार्केट थीम पे आपका आउटलुक एक एक करके दो तीन थीम और पकड़ते हैं यहाँ पर कि अभी ऑटो में एक बड़ा स्लाइड था मैम। ऑटो जो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर इवन मैम मार्च तक काफ़ी स्टेबल हो गया था। जीएसटी कट के बाद फिर एक डिप आया और वो डिप हर जगह था, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो, चाहे वो पीवी हो। आपका ठीक है, आई मीन आप लोगों ने अपने पीएमएस में भी ऑटो में क्या क्या ऐड किया है? देखिए, ऑटो में हम 2 साल पहले ऑटो कंपोनेंट्स में 2024 के शुरू से हम लोग ओवरवेट थे। फिर धीरे-धीरे करके ऑटोज़ में भी कुछ हद तक ओवरवेट हो गए। तो वो अभी तक पोज़ीशन बनी हुई है। अब ये हम लोग हर क्वार्टर पे एक बार अपना रीबैलेंस करते हैं, तो वो प्रोसेस अभी बस शुरू हो रहा है। तो हो सकता है उसमें कुछ फेरबदल हो। बट अभी तक 2 सवा 2 साल से हम लोग ऑटो कंपोनेंट्स और लेटर ऑटो में भी ओवरवेट रहे हैं। और वो सेक्टर ने ठीक किया भी है। तो वो एक सेक्टर और दूसरा फार्मा हेल्थ केयर, इसमें हम लोग करीब 2 साल या 2 साल प्लस से ओवरवेट रहे हैं। ओके, देवीना जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। आगे बढ़ते